छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई वाले आ जाओ भाई। सेक्शन 153 से सेक्शन 156 तक पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। इसके बाद भी कंटिन्यूसली बाकी वीडियोस आती रहेंगी जो लैंड रेवेन्यू को भी कंप्लीट कराएंगी, और जो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा बेयर एक्ट जो हमने कर रखा है, छेड़ रखा है, एक्साइज एक्ट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 153 में जो बात की गई है परचेजर्स टाइटल, मतलब जिस बंदे ने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है उसका टाइटल कि उसके अधिकार में उसके नाम बोलेगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। तो अब शुरू कहाँ से किया इनने? दो समय होते हैं। एक समय तो वो होता है जब प्रॉपर्टी बेची जाती है, दूसरा समय वो है जब ये सेल हुई है, जो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। ये दो समय हैं। पहले प्रॉपर्टी बेची जाती है, उसके बाद कुछ कंडीशंस पूरी होने के बाद वो एब्सोल्यूट हो जाती है। बेशक कुछ समय की ही कंडीशन हो, कुछ भी हो, कुछ समय के बाद वो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, जो भी उसकी पेमेंट वगैरह करानी है इस तरीके से। तो इसमें क्या बताया गया सेक्शन में? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी गई है इस चैप्टर के प्रोविजंस के तहत, और एंड लिखा हुआ आप सेकंड लाइन में देखेंगे, एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, और वो सेल एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। शैल बी डीम्ड, डीम मतलब मान लेना, प्रॉपर्टी मान ली जाएगी कि वो वेस्ट करिए किसमें? परचेजर में। जो परचेजर है उसके अधिकार में बोल रही है प्रॉपर्टी। और किस समय से? उस समय से मान ली जाएगी जब वो सेल हुई थी, उस समय से नहीं मानी जाएगी जब सेल एब्सोल्यूट हो गई थी। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली मान ली जाएगी, पिछले समय से ही मान ली जाएगी। जैसे ही सेल हुई है किसी भी तरीके से, बेशक ऑक्शन है या जो भी हुआ है, उस समय से सेल के साथ साथ ही उसके नाम अधिकार मान लिया जाएगा, परचेजर के नाम, और एब्सोल्यूट से नहीं। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस समय से मानी जाएगी। वैसे कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं इस सेक्शन में सवाल बनने के लिए, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बनता है वो यही मानी जाएगी, दैट इज इट डीम्ड टू बी वेस्टेड इन परचेजर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, या फिर फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। ऐसे पूछा जा सकता है कुछ, तो आप बताएंगे फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 154। यहाँ सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। मतलब अगर दो सेम सेक्शंस, दो अलग अलग सेक्शंस कोई ऐसी बात करते हैं जो आपस में बातें टकराती हैं, आपने कई बार सोचा होगा या पढ़ा भी होगा कि एक सेक्शन कुछ बात कह रहा है और दूसरा सेक्शन जस्ट अपोजिट बात कह रहा है उसकी, तो इन दोनों सेक्शंस में से ही किसी सेक्शन को वो सेम एक्ट या फिर कोई और एक्ट पावर देता है, और इस पावर को बोलते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो ये जो दोनों अपोजिट सेक्शंस हैं इनमें से एक सेक्शन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो पावरफुल सेक्शन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को डील किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 154 को क्या दिया गया? ओवरराइडिंग इफेक्ट। यहाँ क्या लिखा है कि परचेजर है जो जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है वो लायबल नहीं होगा किसी भी लैंड रेवेन्यू के लिए जो उस सेल से पहले की पेंडिंग है। कहने का मतलब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो सेल वाले दिन से पहले की जितनी भी लैंड रेवेन्यू बकाया हो गवर्नमेंट को, तो वो परचेजर नहीं देगा। मतलब उसकी कोई ड्यूटी, कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। सेक्शन शुरू कैसे होता है? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज से। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज होता है नॉट विद स्टैंडिंग वाला, या किसी और, मतलब जिस बात की शुरुआत ना शब्द से हो। यहाँ लिखा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 138 139। मतलब सेक्शन 138 और 139 में जो कुछ भी दे रखा है ना उसके साथ नहीं खड़ा होना। मतलब 154 की चलेगी और 138 139 की नहीं चलेगी।
जो पर्सन है जिसका सर्टिफिकेट में नाम है वो लाइबल नहीं होगा लैंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है। प्रीवियस डेट्स के लिए, जो सेल से पहले वाली डेट हैं उनके लिए जो भी पेंडिंग लैंड रेवेन्यू है, परचेजर इज नॉट लायबल फॉर दैट। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 154A पे। यहाँ क्या बताया गया है, तहसीलदार को पावर दी गई है। सेक्शन 154A में तहसीलदार को पावर दी गई है कि जिस होल्डिंग की रिस्पेक्ट में कोई लैंड रेवेन्यू का एरियर बाकी है, ड्यू है, बकाया है, किसी होल्डिंग की रिस्पेक्ट में, किसी ज़मीन की रिस्पेक्ट में, एग्रीकल्चरल लैंड की रिस्पेक्ट में, एग्जांपल के तौर पे कि कोई उस ज़मीन पे लैंड रेवेन्यू जो सरकार को देनी थी वो समय से भरी नहीं गई है, तो यहाँ क्या पावर दी गई है, तहसीलदार को पावर दी गई है। पहली चीज़ 154A में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि तहसीलदार की पावर है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या तो लैंड रेवेन्यू बकाया है या कोई मनी बकाया है, मनी रिकवरेबल है, सेम मैनर में जैसे कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर की जा सकती है सेक्शन 155 के तहत। तो वहाँ क्या कर सकता है तहसीलदार में, मतलब इट इज़ तहसीलदार कर भी सकता है और छोड़ भी सकता है। अपन कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, कि इस कोड में कुछ भी दे रखा हो उसके बावजूद भी तहसीलदार ये काम कर सकता है कि अटैचमेंट के बाद जो होल्डिंग की अटैचमेंट की गई है क्लोज बी के अंदर सेक्शन 147 फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर क्लोज बी बी है जो, या फिर क्लोज बी 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 ऑफ सेक्शन 147, जैसा भी केस है इज द केस में भी, तो वो लेट आउट कर सकता है, मतलब लीज पे दे दे या तो किराए पे, ठेके पे, जो भी आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो तहसीलदार के पास ये पावर है कि वो दे सकता है। अगली चीज़ क्या लिखी हुई है, एनी अदर होल्डिंग, मतलब उसकी कोई और होल्डिंग भी दे सकता है, उसी बंदे की कोई और ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी को भी दे सकता है। डिफॉल्टर की होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी जो यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। किसी भी बंदे को डिफॉल्टर के अलावा, मतलब उसी बंदे को क्यों देगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं सर्व होगा तो क्या फ़ायदा है। डिफॉल्टर के अलावा मतलब जौन सा बंदे की कमी है जिसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है, उस बंदे के अलावा किसी और बंदे को लीज पे, किराए पे, ठेके पे दे सकता है। अब अगली चीज़ आ जाती है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से ज़्यादा के लिए लीज पे नहीं दे सकता। यहाँ एक और टर्म बांध दी, मतलब 154 में पावर है किसकी, तहसीलदार की, क्या कर सकता है, लीज पे दे सकता है। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। शुरू कब होगा, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग, मतलब अगला जो एग्रीकल्चर ईयर शुरू होगा जिस भी डेट से, जिस भी मंथ से होता है, तो उसके साथ ही उसे 10 साल के लिए मान लिया जाएगा। एंड कंडीशन एज द कलेक्टर में फिक्स, अगली चीज़ क्या दे दी कि जो कंडीशंस और टर्म्स है ना वो भी लगाई जा सकती हैं। लगाएगा कौन, कलेक्टर फिक्स करेगा उन टर्म्स को। आगे इंपॉर्टेंट बात, तहसीलदार भी आ गया, कलेक्टर भी आ गया, लीज होगी, सेक्शन का नाम आ गया, कितने समय तक होगी, ये चीज़ आ गई। अब आप पढ़ते हैं जो इसके मतलब और दो बिंदु दिए गए इंपॉर्टेंट, जो प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट दिया गया। इसमें कहा गया है होल्डिंग अटैच्ड है जो रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल बी लेट आउट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दी जा सकती। कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब जो अटैच की गई है, होल्डिंग अटैच्ड फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ड्यूज रिकवर करने के लिए 10 साल से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो सकती। माफ़ी चाहूँगा, 10 साल से ज़्यादा लीज पे या ठेके पे, किराए पे नहीं दिया जा सकता। अगली चीज़ आती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी लैंड ऑफ अ होल्डिंग ऑफ अ भूमि स्वामी
बिलोंगिंग टू मेंबर ऑफ ट्राइब, मतलब जो ट्राइब, अबोरिजिनल ट्राइब की बात करते रहे हम यहाँ पे। अगर उस ट्राइब का मेंबर है भूमि स्वामी जिसकी ज़मीन पे ये सब होना है, ठीक है, ट्राइब जो अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 165 में जो बताई गई है बात, शैल नॉट बी लेट आउट टू एनी पर्सन अदर देन ए मेंबर ऑफ सच ट्राइब। तो अगर डिफॉल्टर उस ट्राइब का है तो वो ज़मीन भी उस ही ट्राइब के किसी और बंदे को दी जाएगी लीज पे, किसी ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, विदाउट दैट ट्राइब आप नहीं दे सकते किसी को। तो अब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 2, काफ़ी लंबा सेक्शन है ये। सब सेक्शन 2 बहुत आसान है, सिंपल सी बात बोलता है कि इस सेक्शन की कोई भी चीज़ या ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करता किसी भी बंदे की लायबिलिटी को, मतलब जिम्मेवारी को। जो बंदा इस एक्ट या इस कोड के तहत पेमेंट करने के लिए जिम्मेवार है, लायबल है, किस चीज़ की पेमेंट, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू या फिर कोई और अमाउंट ऑफ मनी जो रिकवरेबल है बिल्कुल सेम मैनर में जैसे कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है सेक्शन 155 के तहत, तो उसकी लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको वो लायबिलिटी उसे पूरी करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं सब सेक्शन 3 पे। दो बातें कहते हैं सब सेक्शन 3। पहली चीज़ क्या है कि जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, कौन सा, जिस पीरियड के लिए लीज दी गई है, ठीक है, वो जो सेटिस्फेक्शन थी, रिकवर करना था क्या, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू या कोई और मनी, तो वो जो कंसर्न्ड पर्सन है, मतलब जिस बंदे की वो ज़मीन थी, जो होल्डर था, उसको वापस दे दी जाएगी, उसको रिस्टोर कर दी जाएगी वो लैंड, फ्री ऑफ एनी क्लेम, मतलब बिना किसी दावे के, स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी दावे के वो वापस दे देगी ज़मीन उस बंदे को, ठीक है, और वो अमाउंट भी उसकी सेटिस्फाई हो चुकी है। अगली चीज़ जो इसमें दी गई है, पहली चीज़ तो उस ज़मीन पे कोई दावा नहीं होगा, दूसरी चीज़ जिस मनी के रिस्पेक्ट में, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में वो ज़मीन ली गई थी और आगे फर्दर लीज पे दी गई थी अटैचमेंट करने के बाद, वो भी सारे फ्री हो जाएंगे, मतलब अब वो ज़मीन फ्री है लैंड रेवेन्यू से भी और गवर्नमेंट का कोई दावा नहीं उस पर। अब आप पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट में कहा गया है कि ये जो सब सेक्शन है ये सब सेक्शन डाउन प्ले करेगा, मतलब इस सब सेक्शन की नहीं चलेगी। किस केस में नहीं चलेगी, जब वो रिकवरी होनी थी ना, जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करनी थी, रिकवरी ऑफ ड्यूज, समझ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब रिकवर करने होंगे ड्यू, और वो जो पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है, लीज का पीरियड, लेकिन वो अमाउंट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो अमाउंट ने पे करनी थी वो पूरी नहीं हुई उस पीरियड के दौरान, तो ये सेक्शन वहाँ क्लेम को मतलब वैनिश नहीं कर देगा, क्लेम्स रहेंगे बरकरार। सेक्शन 155 मनी इज रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब यही चीज़ है जैसे हम ऊपर सेक्शंस में पढ़ के आए हैं, दो चीज़ें दे रखी थी, पहली थी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, दूसरी चीज़ थी मनी जो रिकवर किया जा सकता है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अब इनने एक्सप्लेन कर दिया उसको, क्या लिखा गया है यहाँ, द फॉलोइंग मनी, जो नीचे दिए गए हैं क्लोजेज में, वो रिकवर किए जा सकते हैं, मे बी रिकवर्ड। ये लैंग्वेज की अभी बात नहीं कर रहे, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज फार एज में भी, जहाँ तक भी पॉसिबल है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इन द सेम मैनर। तो ये अब जो नीचे दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम मैनर में, जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जा सकता है, वैसे ये सब क्लोजेज के अंदर जो दिया गया है वो भी रिकवर किया जा सकता है। अब हम एक एक करके ये क्लोजेज पढ़ेंगे। क्लोज ए पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ दिया गया है कि सेक्शन 58 के सब सेक्शन 2 में जो चार्जेस दिए गए हैं किस चीज़ से रिलेटेड, सच चार्जेस आर इंक्लूडेड इन लैंड रेवेन्यू अंडर, जो भी सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं उन चार्जेस को छोड़ के बाकी सारे रेंट, रॉयल्टीज़, वाटर रेट्स, सेस,
फीस, चार्जेस, प्रेमिया, पेनल्टीज, फाइन्स, कॉस्ट पेएबल या फिर लेविएबल इस एक्ट के तहत या कोई और एक्ट जो उस समय लागू है, इनके तहत जो भी ये चीज़ें आएंगी उनके लिए वो मतलब वो मनी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू माना जाएगा। क्लोज बी बोलता है सारे मनी जो फॉलिंग ड्यू मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार बनता है, जो बकाया रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं, मतलब बंदे ने पे करने हैं गवर्नमेंट को, किसी ग्रांट के तहत, लीज के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत, विच प्रोवाइड दैट दे शैल बी रिकवरेबल इन द सेम मैनर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हमारे सामने क्लोज आता है बी। सारे मनीज जो गारंटी किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किस हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड, उस गारंटीड अमाउंट तक, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विच प्रोवाइड दैट, अब बिल्कुल वही है कि गारंटीड जो मनी था जिसकी अमाउंट गारंटीड थी, जिस हद तक, जिस एक्सटेंट तक, और ये प्रोवाइड किया गया था कि ये रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है। जब स्टेट गवर्नमेंट किसी को गारंटी देती है तो वो अमाउंट भी मतलब रिकवर की जा सकती है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्लोज सी क्या बोलता है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इसी कारण से बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़, ताकि आपको यूँ लगे कि हमने स्टडी पूरा किया है। कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी ज़रूरी होता है कई बार ये। ऑल सम्स डिक्लेयर्ड बाय दिस कोड, इस कोड के द्वारा जितनी भी राशि सम बताई गई हैं या फिर किसी और एनेक्टमेंट जो उस समय लागू हो, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस समय लागू है, या फिर किसी और वक्त की बात करेंगे जब उस वक्त लागू है, टू बी रिकवरेबल, और उसमें ये दिया गया है कि भाई वो रिकवरेबल है सेम मैनर में जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है। तो ये आ गया सी। अब हम बात करते हैं डी की। कोई भी सम ऑर्डर्ड बाय अ लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन force for the time being in any region of the state to be recovered as a contribution to the assets of society or as the cost of liquidation। लिक्विडेशन के समय में कोई भी जो लिक्विडेटर अपॉइंटेड है उस बंदे ने जितना हुक्म दिया है, मतलब ऑर्डर किया ये अमाउंट पे करनी है, तो वो पे की जा सकती है। ओके, नहीं पे नहीं की जा सकती, माफ़ी चाहूँगा, इसका कहने का मतलब है वो जो अमाउंट है उस अमाउंट को भी यही माना जाएगा कि ये मनी रिकवरेबल है, जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है। प्रोवाइडेड दैट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा एप्लीकेशन बेस पे, जो रिकवरी की एप्लीकेशन है, सम स्पेसिफाइड इन क्लोज डी, जो क्लोज डी में सम स्पेसिफाइड होगा, तो उस एप्लीकेशन के बेस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक के एप्लीकेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार जो अपॉइंटेड है कानून के द्वारा उसका साइन ना हो उस सर्टिफिकेट पे। और क्या बात होगी उसमें, दैट द अमाउंट शुड बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, रजिस्ट्रार के साइन होंगे इस बात के नीचे सर्टिफिकेट पे, और ये सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ दिया गया होगा, तब जाके वो चीज़ एक्शन लिया जाएगा उस पर, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्लोज ई की। सारे मनी बिकमिंग पेएबल टू छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सारे टाइप ऑफ मनी जो छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेएबल होंगे वो सब इसमें काउंट किए गए हैं, जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ पेनल्टी, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, मटेरियल वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरीके से दिए गए, इसको आप थोड़ा स्किप करते हैं। इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन हो गया, इस तरीके से एग्रीमेंट, लीज जो भी दिया गया इसमें आप मोटा मोटा देख सकते हैं। फिर वही चीज़ आ गई कि कोई एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा इस क्लोज में जब तक सर्टिफिकेट साइन करके नहीं दे रखा कि भाई ये लैंड रेवेन्यू के एरियर की तरह रिकवर हो सकता है। यहाँ साइन किसके हो रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के हो रहे हैं। ऊपर किसके हो रहे थे, ऊपर रजिस्ट्रार के हो रहे थे।
ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्लोज एफ में, ऑल मनीज बिकमिंग पेएबल टू लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, ये इसी तरीके से बातें जैसे ऊपर थी, सर्विस चार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कॉस्ट निगम वगैरह का आ गया। ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, कॉस्ट, बिल्डिंग हायर्ड, आउटसोल्ड, ये जो भी है, रीपेमेंट आ गए। इस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के सर्टिफिकेट पे अगर सिग्नेचर नहीं होंगे और वो एप्लीकेशन के साथ नहीं लगा होगा तो सर्टिफिकेट। दोबारा आ गया छत्तीसगढ़ लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ, देखो ये आ गया उद्योग लिमिटेड करके, निगम लिमिटेड, लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उससे ऊपर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट था। अब यहाँ आ गया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस हो गया कंस्ट्रक्शन चार्जेस ऑफ ट्यूबवेल्स। ठीक है, इरिगेशन में है ना, वाटर रेट आ गए जो भी है, सम ड्यू टू द सेड कॉरपोरेशन अंडर एनी लीज। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लें अगर आपको ज़रूरत लगता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तीनों कॉरपोरेशन वगैरह के मैंने आपको नाम बता ही दिए, तो थोड़ा गौर कर लीजिएगा। अब हम पहुंचे हैं सेक्शन 156 विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें कहा गया कि रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी बंदा है, जिस बंदे ने श्योरिटी दी है किसी और बंदे की, जो प्रिंसिपल है। अब यहाँ सुनो आप बात, हर आदमी जो श्योरिटी बना है इस कोड के, इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत या किसी और एनेक्टमेंट के तहत या किसी ग्रांट में श्योरिटी बना है, लीज कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी बना है, जहाँ पे जो सम है ना सिक्योर किया गया इस श्योरिटी के द्वारा, सम सिक्योर किया गया मतलब जिसकी जिम्मेवारी ली गई है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो मैं पे करूँगा, और वो सम रिकवर किया जा सकता है प्रिंसिपल, जो बंदा है ना प्रिंसिपल, जो मेन बंदा है, उस बंदे से रिकवर किया जा सकता था एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू में। तो उस बंदे के फेल होने पे, अमाउंट पे ना करने पे, या फिर कुछ पोर्शन कर दिया और पेंडिंग पोर्शन के लिए, बकाया पोर्शन के लिए वो श्योरिटी लायबल है। और इस कानून के तहत, इस कोड के प्रोविजंस के तहत क्या किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट मतलब प्रोसीड किया जा सकता है, उससे वसूली जा सकती है वो रकम। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 पढ़ेंगे हम, टेन्योर होल्डर्स। अगर कोई कमी लगी है वीडियो में तो ज़रूर बताना, और कोशिश करना कि आप कंप्लीट वीडियो देख पाओ, क्योंकि तभी आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और कोई और अगर आपकी सजेशन है, राय है, तो ज़रूर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।